Hello students, I'm Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science working in Government Girls College, जम्मू। बच्चों, मैंने आपको पिछले अध्याय में जन्म पूर्व विकास या गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कैसे प्रभाव डालते हैं ये भी समझाया था, और हमने कुछ कारकों का भी डिस्कशन किया था। अब वो हमारा पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक हम डिस्कस करेंगे वो है मादक द्रव्य। मादक द्रव्य में शराब या मद्यपान हम जिसको कहते हैं। शराब के पीने का, अगर गर्भवती स्त्री शराब पीती है तो उसके शिशु पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव होता है। जो स्त्री अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करती हैं उनके शिशुओं में एक विशेष प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। उन लक्षणों की वजह से उस लक्षणों के समूह का एक अलग नाम रख दिया गया है, जिसे हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द का अर्थ मैंने आपको बच्चों पिछले अध्याय में भी समझाया था कि सिंड्रोम, जब कोई लक्षणों का समूह होता है उसको हम सिंड्रोम कह देते हैं। मतलब एक लक्षण का एक समूह किसी एक बीमारी में निरंतर पाया गया तो उसे सिंड्रोम नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर इन्होंने नाम रखा है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल का मतलब भ्रूण, अल्कोहल का मतलब शराब और सिंड्रोम का मतलब लक्षण। तो जिनकी माएँ निरंतर शराब पीती हैं उन शिशुओं में जो लक्षण देखे गए, देखिए मैंने आपको चित्र भी दिखा रखा है। इस बच्चे का चित्र आपको सामान्य से कुछ भिन्न नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से विमंदित हो सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी काफ़ी कमी होती है, और ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित, इरिटेबल से रहते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब हर वक्त उत्तेजित रहते हैं। कुछ शारीरिक लक्षण भी इनमें विशेष रूप से देखे गए। सोचिए, ये हैं इनकी शारीरिक वृद्धि सामान्य से कम होती है। चेहरे के भाव जैसे इस चित्र में आपको दिख रहे हैं बिल्कुल अलग से भाव होते हैं, सामान्य से अलग। इनकी आंखें कुछ दूर दूर सी दिखाई देती हैं, पलक कम खुलती है, नाक ऊपर की ओर उठी हुई होती है और खोपड़ी का आकार छोटा होता है। बच्चों, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके खोपड़ी का आकार बहुत महत्व रखता है, क्योंकि खोपड़ी का आकार छोटा होने का अर्थ है कि उसके अंदर जो मस्तिष्क है उसका आकार भी छोटा है, मतलब मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। तो ये मादक द्रव्य जो हैं ये बहुत ही, शराब जो है स्पेशली, ये शिशु को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब प्रश्न उठता है कि शराब पीने से इतने परिणाम कैसे आ गए कि माँ ने शराब पी और शिशु के शारीरिक लक्षणों तक पे उसका प्रभाव देखा गया। तो ये देखा गया है कि आरंभिक अवस्था में जो माँ पूरे गर्भावस्था में शराब का सेवन करती है, और आरंभिक अवस्था में ही कोशिका गुणन, हमने पढ़ा है कि कोशिका गुणन की वजह से ही शारीरिक वृद्धि होती है। कोशिका गुणन उससे प्रभावित होती है। अगर रक्त के अंदर वो मिला हुआ है, शराब मिली हुई है, तो उसका प्रभाव कोशिका गुणन पे पड़ेगा। कोशिका गुणन सही ढंग से नहीं हो पाती है। दूसरा कारण ये है कि शराब, कोई भी व्यक्ति जब शराब ले लेता है तो उसका उपापचयन करने के लिए, उसको पचाने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब सोचिए, माँ ने शराब का सेवन कर लिया, माँ के शरीर के अंदर उसका उपापचयन करने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और शिशु को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? माता के रक्त से मिलती है। तो माता तो स्वयं के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही है, तो शिशु को मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये दूसरा कारण हो जाता है। तीसरा कारण बच्चों ये होता है कि जो ये शराब होती है ये अपरा के माध्यम से शिशु के रक्त में भी पहुंच जाती है। ये अपरा को पार करके पहुंच जाती है, ये अध्ययनों से ज्ञात हो गया है। अब माँ ने जितनी शराब पी वो उसके शरीर के अनुपात की तुलना में चाहे कम होगी, लेकिन वही मात्रा शिशु के
शरीर के अनुपात में बहुत अधिक हो जाती है, वो उसके रक्त में भी उसी रूप में घुली हुई है जैसे माता के रक्त में घुली हुई है। तो सोचिए वो शिशु के लिए कितनी भारी मात्रा हो गई, इतनी अत्यधिक मात्रा। तो इतनी अत्यधिक मात्रा का पचाने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन तो माँ यूज़ कर रही है तो उसको तो मिल ही नहीं रही है, तो उसके सिस्टम के अंदर वो लगातार घूमती रहती है और कोशिका गुणन वगैरह पे प्रभाव डालती है। चौथा कारण ये है कि शराब को पचाने के लिए यकृत, जिसको हम आम बोलचाल में लिवर कहते हैं, लिवर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है बच्चों। तो शराब का प्रभाव खत्म करने के लिए यकृत या लिवर काम करता है, और शिशु का यकृत अभी तो बन ही रहा है, वो तो अभी अपरिपक्व अवस्था में है, तो वो यकृत उस शराब को पचा नहीं पाता, और इस तरह से वो शिशु के शरीर में निरंतर परिसंचरण करती रहेगी और उसका प्रभाव बना रहता है। इसलिए शराब सेवन के इतने घातक परिणाम होते हैं, मतलब मानसिक तो है ही, शारीरिक परिणाम भी सोचिए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो कितना हानिकारक है। अगला जो कारक है वो है धूम्रपान। धूम्रपान, सिगरेट पीना, बीड़ी सिगरेट पीना हमारे यहाँ महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन निम्न तबके की महिलाएं और उच्च तबके की, जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पर आजकल पार्टियों में शराब पीना लड़कियों के द्वारा बहुत कॉमन हो गया है, और सिगरेट वगैरह भी वो खूब पीती हैं आजकल। हमारे शहरों में, हमारे जयपुर शहर में ही बहुत आपको लड़कियां दिख जाएंगी जो सिगरेट पीती हुई सड़क पर दिख जाती हैं। तो ये एक नया फैशन सा चल पड़ा है, जबकि धूम्रपान जो होता है वो लगातार निरंतर लिखा हुआ आता है टीवी पर, उसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि इससे कैंसर तक हो सकता है, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आते हैं। तो अगर तंबाकू माँ, मतलब ये सिगरेट या बीड़ी पीती है माँ, और निम्न तबके में जो मजदूर वर्ग है उसकी स्त्रियाँ भी बीड़ी वगैरह पीती हुई बहुत आपको दिख जाएंगी। तो ये बहुत हानिकारक है। कैसे हानि पहुँचाता है कि तंबाकू भरा हुआ होता है सिगरेट या बीड़ी में, इस तंबाकू में निकोटीन और कुछ और रासायनिक तत्व होते हैं जो अपरा के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। अब अपरा क्या है? अपरा वो क्षेत्र है गर्भाशय का जहाँ पर अम्ल नाल शिशु और माता को जोड़ती है, तो अपरा का विकास ही अवरुद्ध हो जाता है। अपरा का विकास अवरुद्ध होने का मतलब है शिशु को जो मिल रहा है माता के रक्त से पोषण और ऑक्सीजन वगैरह, उसकी मात्रा में कमी हो जाना। तो दोनों चीज़ों की मात्रा में कमी होगी तो शिशु के ऊपर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव होगा। दूसरा कारक है धूम्रपान से रक्त के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर उत्सर्जित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस होती है जो आपने कई बार सुना होगा कि लोग रात को अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर सो गए और सुबह सारा की सारा परिवार मृत मिला, है ना, अंगीठी जलाकर सो गए। तो उसमें क्या होता है बेटा, पता चलता है वहाँ के वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका तो प्रयोग कर लेती है आँच, और उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जब अत्यधिक हो जाती है तो ये हमारे लिए जहर का काम करती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सिगरेट पीने से भी हमारे रक्त के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बढ़ जाता है बेटा तो ये क्या करता है, लाल रक्त कणिकाएं जो कि ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, ये वहाँ पर ऑक्सीजन का स्थान ले लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो व्यक्ति को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। अब यहाँ पर रक्त के अंदर मिल गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है, तो शिशु को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस वजह से उसके ऊपर घातक परिणाम होते हैं। और क्या घातक परिणाम होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा मस्तिष्क जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, उसमें विकार, उसका जन्म भार कम होना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जन्म भार जब बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये दर्शाता है कि शिशु स्वस्थ है अथवा नहीं। इसके अलावा गर्भपात, मृत शिशु का जन्म और बाल्यावस्था में, मतलब सामान्य दिख रहा है बच्चा उस समय तो, लेकिन जिसकी माँ ने धूम्रपान किया है अत्यधिक, उसके बड़े होने पर उसमें बाल्यावस्था में कैंसर होने की संभावना अधिक पाई जाती है, सामान्य से अधिक पाई जाती है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग निष्क्रिय धूमपान। पैसिव स्मोकिंग हम उसको कहते हैं जब हमारे आसपास कोई और व्यक्ति धूम्रपान कर रहा होता है। तो आसपास कोई व्यक्ति के धूम्रपान करने से हमारे पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि वो वातावरण में वही पदार्थ घुला हुआ होता है, वायु में घुला होता है, और हमारी सांस के साथ भी वो सब अंदर जाता है। तो निष्क्रिय धूम्रपान का भी शिशु पे बहुत से नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, जैसे कि उनका जन्म भार कम देखा गया है, बच्चों को चिड़चिड़ापन देखा गया है। तो निष्क्रिय धूमपान या पैसिव स्मोकिंग से भी गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए, और उसके आसपास के परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको उससे बचाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला कारक है विकिरण। विकिरण क्या होता है? रेडिएशन जिसको बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में। विकिरण का प्रभाव मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकिरण की वजह से, रेडिएशन की वजह से शुक्राणु और डिंब जो होते हैं उनके क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है वो उससे विघटित हो जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था म्यूटेशन के दौरान, म्यूटेशन का जब हम पढ़ा रही थी। तो अब डीएनए में विकार आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो संतान होगी उसके अंदर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। आपको बताया था मैंने, क्रोमोसोम्स और जीन्स में कोई भी गड़बड़ होती है, टूट फूट होती है, तो उसका परिणाम संतान में देखने को मिलता है। विकिरण के बारे में सबसे ज्वलंत उदाहरण मिला जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के निकट जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया, और उस परमाणु बम के गिराने के बाद वहाँ पर जो विकिरण हुआ उसका प्रभाव दशकों तक चला। मतलब एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक ने उसके परिणाम को भुगता है। जो स्त्री थी उनका गर्भपात हो गया, जिनका गर्भपात नहीं हुआ उनके विकृत शिशु पैदा हुए, जिनके शिशु नॉर्मल से हो गए क्योंकि प्रेगनेंसी का एंड था, तो पता चला वो जब बड़े हुए उनके अंदर विकार हो गया, उन्होंने जिनको संतान को जन्म दिया उनमें भी विकार हो गया। तो मतलब दशकों तक उसका प्रभाव बना रहा। तो इतना घातक होता है विकिरण, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए जो परिणाम बता रखे हैं वो हैं गर्भपात, धीमी गति का शारीरिक विकास, कम विकसित मस्तिष्क का पूरा विकास ही नहीं हो पाता, और कंकाल और आँखों में विकार भी देखे गए हैं। विकिरण सामान्यतः हम लोग विकिरण के संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन जो हम समय समय पर हमें कभी चोटग्रस्त हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से एक्सरे करवाना पड़ता है, ये एक्सरे भी विकिरण का ही एक प्रकार है, और एक्सरे से भी बहुत घातक परिणाम होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एक्सरे वाले कमरे के अंदर जिसका एक्सरे लिया जा रहा है केवल वही व्यक्ति उपस्थित होता है, उसके साथ किसी को नहीं रहने दिया जाता। जो व्यक्ति एक्सरे ले रहा होता है वो भी एक लोहे के पर्दे के पीछे से झांक कर केवल वही दूर से दूसरे चेंबर में से वो एक्सरे लेता है, क्योंकि इसकी जो रेज होती है वो आसपास वाले लोगों को भी इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं। जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था उनका स्वयं का भी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तो एक्सरे बहुत घातक है, इसलिए जब तक अति आवश्यक ना हो एक्सरे नहीं कराना चाहिए। विशेष रूप से उस अवस्था में जबकि गर्भधारण की अवस्थाएं होती हैं उस समय पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अगला कारक है प्रदूषण। बेटा प्रदूषण के विषय में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि प्रदूषण का हम सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। हम तो फिर भी विकसित हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर जो शिशु है वो बहुत ही कोमल होता है, अपरिपक्व होता है, उस पर इन प्रदूषकों के बड़े नकारात्मक प्रभाव होते हैं। प्रदूषक जैसे कारखाने से निकलने वाला जहरीले रासायनिक तत्व, पारा, सीसा, रासायनिक वेस्ट जो पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो पता चलता है वो पारा सीसा वहाँ के पानी में घुल गया।
वहाँ के पानी में घुलकर उस पानी से जो सब्जियाँ उत्पन्न की गई या उसके अंदर जो समुद्री जीव जंतु, जलीय जीव जंतु का पालन पोषण हुआ, उसका मांसाहारी लोग सेवन कर लेते हैं तो उनके पेट में पहुंच जाता है। शाकाहारी लोग सब्जियों और अनाज वगैरह के माध्यम से ले लेते हैं। इसी तरह से कार से उड़ता हुआ धुआं, हमारे घरों में जो हम पेंट कराते हैं वो उखड़ते रहते हैं, इन सब से पता चला ये सब प्रमाणित रूप से टेराटोजन है, मतलब गर्भस्थ शिशु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व हैं। परिणाम क्या होते हैं इनके? शिशु में मानसिक मंदता, मतलब मानसिक विकास अच्छा नहीं होना, मंद होना, कम होना। विकासात्मक दोष, कई उनमें विकार हो सकते हैं, शारीरिक विकास हो सकते हैं। वाणी का विकास असामान्य होता है, मतलब भाषा का पूरा उनका सही ढंग से नहीं हो पाता। चबाने और निगलने में कठिनाई। मस्तिष्क में कोई विकार होना और समंजित गति दोष, मतलब हमारा गत्यात्मक विकास, मतलब चलने फिरने में जो एक समन्वय होता है वो इन लोगों में उसका अभाव पाया जा सकता है। इसके अलावा एक अध्ययन हुआ था जिसमें देखा गया था कि जापान का एक कस्बा था जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनको कवर करने के लिए पीसीबी का इस्तेमाल हुआ करता था। तो वो पीसीबी जो है वो जल प्रवाह में घुल जाती थी। तो जापान के एक कस्बे में अध्ययन किया गया कि उस पानी में जिसमें पीसीबी घुल गया था वहाँ में पली हुई मछली का सेवन करने से जिन गर्भवती स्त्रियों ने उसका सेवन किया उनके शिशुओं में उनका जन्म भार कम पाया गया, खोपड़ी का आकार छोटा था, मतलब उनका मस्तिष्क का कम विकास हुआ था और उनमें वातावरण के प्रति उदासीनता देखी गई, मतलब अपने आप में खोए रहते बच्चे वातावरण में क्या आ रहा है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। अगला कारक है बेटा माँ के रोग। माँ के रोग जो होते हैं, माँ को जो भी कोई अगर रोग होता है, सामान्यतः जो संक्रामक रोग होते हैं जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है, सामान्य दर्जे का जो होता है उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं बेटा जिनका बहुत तीव्र रूप से प्रभावित होता है। इसके विषय में सबसे पहले पता चला कि जिन गर्भवती स्त्रियों को रूबेला नामक रोग हो गया था। अच्छा बेटा, इसमें भी ये देखना है संवेदी काल का। रूबेला रोग जो होता है इसको अंग्रेजी में जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, मतलब ये एक प्रकार का खसरा होता है। ये खसरा जिन गर्भवती स्त्री को प्रथम माह के अंदर हुआ उनका तो गर्भपात हो गया। पिंडावस्था में जिन महिलाओं को रूबेला होता है उन बच्चों में सबसे ज़्यादा विकृति पाई गई, जैसे उनके हृदय में विकार था, आँखों में मोतियाबिंद, बहरापन, जननांग, मुख, आँख में विकार और मानसिक रूप से भी ये विमंदित थे। मतलब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस, किससे? माँ को बीमारी होने से। ये जो मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है बच्चों, ये ऐसे जिसकी माँ को हो गया था उस बच्चे के अंदर ये प्रभाव देखा गया। तो मतलब ये जो बालक है इसमें साफ लिखा हुआ है, इसके पास में इसको दोनों तरफ ये बहरा भी है, इसको सुनाई नहीं देता, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पर पड़ता है। तो और भ्रूणावस्था में इसके ऊपर अगर किसी स्त्री को ये होता है अंतिम चरण में, तो उसका प्रभाव इतना विघटनकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके जननांग और मस्तिष्क में विकार हो सकते हैं। ये मैंने आपको कल के चित्र में भी दिखाया था, संवेदी काल वाला चित्र जो है बेटा, उसको और एनलार्ज करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रूबेला के अलावा चिकन पॉक्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस, ये वो संक्रामक रोग हैं जो आरंभिक गर्भावस्था में अगर हो जाते हैं माँ को, तो उसके शिशु के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। अगले इसमें देखिए बेटा, मैंने आपको कुछ एक चार्ट दिखा रही हूँ मैं आपको, जिसमें कुछ संक्रामक रोगों के नाम लिखे हुए हैं और उनसे क्या क्या हो सकता है। गर्भपात, शारीरिक कुगठन, मानसिक मंदता और अपरिपक्वता, मतलब समय से पहले जन्म या जन्म भार कम होना। ये समस्याओं में से कौन से रोग से क्या प्रभाव पड़ता है,
ये दिखाया गया है। जहाँ पर बेटा प्लस का साइन है वो दर्शाता है कि इसका प्रभाव होता है, जो ज़ीरो का साइन है मतलब प्रभाव नहीं होता, और जहाँ क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है कि इस पर अभी भी अध्ययन जारी है और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रभाव इन कारकों पर होता है या नहीं होता है। तो बच्चों, आज का आपका वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसके बाद के जो कारक बचे हैं वो हम अगले व्याख्यान में कंप्लीट कर लेंगे।